फ्रेंड्स, हम अब तक मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम मौखिक जो अभिव्यक्ति है उसकी क्षमताओं का विकास किस तरह से होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अवधारणाओं को मौखिक रूप से समझना। तो अवधारणाओं को मौखिक रूप से किस तरह से समझेंगे, जैसे देखो अवधारणा क्या क्या होती है। हम जानते हैं जैसा कि बहुत प्राचीन काल में रूढ़ियाँ प्रचलित थी, कोई प्रसंग, कोई घटना आदि जो गढ़ ली जाती है वह अवधारणा हो जाती है। तो अवधारणा यानी मन गढ़ंत जो भी चीज़ें। अब देखो स्पष्ट रूप से कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कि देखो कोई सड़क पर बोझा रखे हुए कोई नौजवान उसे खुद ही न उठाकर राहगीरों से यह अपेक्षा करे कि क्या अपेक्षा करे कि उसका कोई बोझा उठाकर उस पर उसके सर पे रख दे, लेकिन ऐसा कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये बोझा इसके बोझा सर पे रखना है। लेकिन वो उसी परिस्थिति में अगर वो बोझा उठा के बार बार वो अपने सर पे रखता है और उससे रखाक में नहीं आता है, तो शायद कोई राहगीर आके उसकी मदद कर देगा। तो खुद ही गणंत जो होता है वो अपनी अवधारणाएं होती हैं, जिसके अंदर विधवा विवाह, पुत्र की चाह, लड़कियों के प्रति भेदभाव, भ्रूण हत्या, अस्पृश्यता, ऊंच नीच, जाति, स्वाभिमान, अनमेल विवाह, अनेक प्रकार के प्रकरण भी हो सकते हैं। इनको उनके प्रति तर्क सम्मत अवधारणा मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने से इसमें मौखिक अभियोग्यता विकसित हो सकती है। इसके लिए हम बाल सभा करवाएं, दल चर्चा कराएं, साक्षात्कार का आयोजन कराएं, तो छात्र अध्यापक हैं उनकी क्षमताओं में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट आएगा हमारा स्पष्ट निर्देश देने की योग्यता। तो स्पष्ट निर्देश देने की योग्यता में सबसे पहले कार्य हो जाने के बाद निर्देशों का सामूहिक विश्लेषण करवाया जा सकता है। सामूहिक विश्लेषण किस तरह से करवाया जा सकता है? इस विश्लेषण में शिक्षक प्रशिक्षण भी अपनी टिप्पणी शामिल कर सकते हैं। यानी शिक्षक में किस तरह से वो विद्यार्थी की टिप्पणी कर सकता है, और छोटे समूह में निर्देश या मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, वस्तु बनाने के लिए या समूह में लिखने के रूप भी हो सकते हैं। बड़े समूह में आयोजन का संचालन, मंचासीन अतिथियों का परिचय आदि रूप हो सकता है। तो इसके लिए जो शिक्षक है वो अपने छात्रों को प्रोत्साहित करे कि आपको यह कार्य करना है, तो उनमें मौखिक अभियोग्यता का या मौखिक क्षमता का विकास होगा। कैसे होगा? और देखिए आप कि स्पष्ट निर्देश देने के लिए संयोजक बनना, बालाचार का प्रशिक्षण देना, खेल कूद में नायक बनना, दल शिक्षण में दल का नायक बनना, उत्सव संयोजक बनना, अतिथियों का आयोजन कर उसका प्रबंधन बनना, प्रार्थना सभा का व्यवस्थापन करना, शनिवार कार्यक्रम का संचालन करना आदि मौखिक क्षमता का विकास कर सकते हैं। आदि के द्वारा हम मौखिक क्षमता का विकास कर सकते हैं। तीसरी बात करें तो अपने विचारों को विविध प्रकार के समूह के रूप में, यानी अपने विचार हैं उनको क्या है, विविध प्रकार के समूह के सामने प्रस्तुत करने की क्षमता। तो अपने विचारों को कैसे करेंगे विविध प्रकार के समूह में? तो इसके लिए अपने विचारों को, एक विचार को हम बड़े के सामने, मित्रों के सामने, बालकों के सामने, अपरिचित के सामने अलग अलग ढंग से रखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके सामने अपने विचारों को अलग ढंग से रखेंगे, बड़े होंगे तो अपन मनगढ़ंत बातें भी करेंगे और अपने विचारों को अलग ढंग से रखेंगे। तो बड़ों के सामने विनम्रता का पुट होता है और मित्रों के सामने अभिमत प्रस्तुति होती है और बालकों के सामने निर्देशात्मक और दृढ़ात्मक अभिव्यक्ति होती है। तो प्रशिक्षण विद्यालयों में छात्र अध्यापकों को उक्त क्षमता के लिए विकास के लिए बाल सभा, उत्सव, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाना चाहिए। विद्यालयों में अवसर दिए जाने चाहिए कि छात्र अध्यापक भिन्न भिन्न स्थिति में अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हो जाए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे विचारों को विभिन्न संदर्भों में प्रभावी ढंग से विविध रूपों में अभिव्यक्त करने की क्षमता। देखो अपने विचारों को किस तरह से
प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। तो प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हमें अपने विचारों को देखकर अपने प्रसंगों पर विचार करना चाहिए। यानी जैसे हमने बोला था कि पहले बताया था कि प्रासंगिकता, तो उस चीज़ की प्रासंगिकता वहाँ होनी चाहिए। जैसे विविध रूप में शोक के वातावरण में हम अपने विचारों में करुणापूर्ण सहानुभूतिपूर्ण वाणी दुख प्रकट करते हुए ही करें। इसी तरह से जन्मोत्सव, विवाहोत्सव, खुशी के अवसर में हम प्रसन्नतापूर्वक बधाइयाँ देते हुए और आशीर्वाद देते हुए अपने विचार प्रस्तुत करें। शत्रु से मुकाबला करते हुए दुष्टों को दंड दिलाने में, अपना प्रभुत्व स्थापित करने में हमारी वाणी ओज, उत्साह और जोश पूर्वक होनी चाहिए। इस तरह से प्रसंग वातावरण ही जोश दिला देता है कि हम कैसा संवाद कर रहे हैं या किस तरह से उसको अभिनय का हम पालन या अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो इससे भी मौखिक क्षमता का विकास हो सकता है। फिर है देखी व सुनी सामग्री का समालोचनात्मक रूप से संक्षिप्त विस्तृत अभिव्यक्त करना। कैसे करेंगे देखी हुई सुनी सामग्री का? देखो, छात्र अध्यापक में यह क्षमता विकसित होनी चाहिए कि वह अपना घटना स्थल को देखकर सुनकर उसको संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सके। यानी उसको संक्षिप्त रूप में पूरी कहानी न कहकर उसका सार बताए। कैसे? किसी कथन, सिद्धांत या विचार पर उसकी अच्छाई बुराई उसका तर्कपूर्ण संक्षिप्त रूप व्यक्त कर सके। फिर विद्यालयों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए, विद्वानों को आमंत्रित कर वार्तालाप कराया जाए, साक्षात्कार किया जाए और संगोष्ठी की व्यवस्था की जाए, सारांश और पल्लवन किया जाए। इसके लिए पुस्तकालय से पुस्तक लेकर सारांश कथन करवा सकते हैं और समूह में चर्चा भी हम करवा सकते हैं। इसके बाद में हम आएंगे विद्यार्थी शिक्षकों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की क्षमता किस तरह से की जा सकती है। तो देखो, सबसे पहले आएगा बच्चों के साथ शब्दों और ध्वनियों से खेलते हुए सार्थक अभिव्यक्ति की ओर ले जाना। कैसे? देखो, सबसे पहले वर्णों को पहचानना, उसका उच्चारण करते हुए शब्दों की पहचान कराते हुए उसका उच्चारण करवाया जाए। प्रारंभ में 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण और किसी मूर्त जानते हैं जो दिखती है। उसके बाद में चित्रों के साथ उसको बोलने के लिए, फिर मात्राओं के साथ संयुक्ताक्षर जैसे शत्रज्ञ, वस्तु चित्र, उच्चारण, प्रत्याभिज्ञान, फिर नाम सहित चित्र सामग्री, उच्चारण वर्ण पहचान कर उच्चारण करवाया जाए। उसके बाद में सार्थक शब्द का बोध करवाते हुए छात्र अध्यापक को सार्थक अभिव्यक्ति करवाई जा सकती है। इस तरह से हम बच्चों को ध्वनियों द्वारा सार्थक अभिव्यक्ति की ओर ले जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में छोटी कहानी, कविता, जो देखो इसके हम इस सार्थक ध्वनि में अगर बात करें तो जैसे बच्चे को कोई घटना मतलब कोई प्रसंग सुनाते हुए उसको उसकी ओर ले जाना। जैसे मान लो कि जैसे मेंढक की आवाज़ निकालनी है, तो मेंढक की आवाज़ के लिए आप एक प्रसंग बनाएंगे कि कैसे बोलता है मेंढक, तो बच्चे बोलेंगे टर टर टर। तो फिर उस तरह से आप उसमें प्रसंग लेके आ सकते हैं और उनके ध्वनियों से खेलते हुए उनको सार्थक अभिव्यक्ति की ओर लेके जा सकते हैं। फिर छोटी कहानी, कविता, एकाभिनय, आशुभाषण, एकांगी, हाव भाव के साथ बच्चों को भाग लेने के लिए तैयार करवाया जाए। तो देखो, आप अगर शिक्षक हैं तो छात्र अध्यापकों को चित्र सामग्री के सहयोग से छोटी छोटी कहानियाँ प्रस्तुत करने का अभ्यास कराएं। इसमें सरल व छोटे वाक्य होने चाहिए। कविताएं कंठस्थ करवाई जाए। कैसे? देखो कैसे करवाएंगे कविताएं कंठस्थ। जैसे गोल गोल पानी, मम्मी मेरी रानी, पापा मेरे राजा, फल खाए ताजा। तो ये छोटे बच्चे थे तब हम याद करते थे। जैसे हरा समंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी मछली, कितना पानी, इतना पानी, इतना पानी। तो बच्चों को बहुत मज़ा आएगा और बच्चे उस कविता को ध्यानपूर्वक सुनकर, आरोह पूर्वक सुनकर, गति यति का ध्यान रखते हुए उसका स्मरण करेंगे और स्वर बदल कर एक व्यक्ति अनेक पात्रों के वार्तालाप प्रस्तुत करने का एकाभिनय कर सकेंगे।
इसमें अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता हो जाएगी और पात्रानुसार ध्वनियाँ भी विकसित हो सकेंगी। तो ये कार्य बच्चों को शिक्षक द्वारा करवाना चाहिए। इसके बाद में आएगा बच्चे अपने विचारों को बेहिचक स्पष्ट स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की क्षमता का विकास किस तरह से करेगा। तो सबसे पहले क्या कर सकता है बच्चा, जैसे कोई चित्र दे दिया तो उस पर वार्तालाप कर सकता है, चित्रों को देखकर कहानी कथन कह सकता है। इसके बाद में सारांश कथन कह सकता है, केंद्रीय भाव कथन कह सकता है, प्रश्नोत्तर पूछ सकता है। इसके बाद में घटना या चित्र की अभिव्यक्ति कर सकता है, अपूर्ण कथनों को पूर्ण कर सकता है। इन सब के लिए भी बच्चे को प्रोत्साहन देना चाहिए। बाद में आगे बात की जाएगी। तो छोटे बच्चों के छोटे समूहों में चर्चा कराने के लिए बड़े समूह में प्रस्तुत कराना है। पहले तो बच्चों को 3-4 दल बनाने चाहिए, प्रत्येक दल में 4 से 5 छात्र हो। प्रत्येक जो दल है शिक्षक को किसी विषय के अंगों या स्वतंत्र विषय पर ही संवाद चर्चा करनी चाहिए। कैसे, जैसे बालकों के मौखिक अभिव्यक्ति के लिए छात्र अध्यापक बहुत सारी गतिविधि करा सकते हैं। पहली गतिविधि में जैसे कक्षा प्रथम में बात की जाए तो गतिविधि शिक्षण में शब्द रचना, जैसे प्रथम कक्षा में किस तरह से करेगा, जैसे शिक्षक द्वारा गोल घेरे में खड़ा कर देंगे और कहेंगे संसार में कुछ उड़ने वाले पक्षी और जानवर जो नहीं उड़ते उनके नाम बोलेगा। तो सुनते ही उड़ करते ही ऊपर हाथ करेंगे, तो उड़ने वाला नहीं है वो सुनते ही चुपचाप हो जाएंगे। गलती से जो करेगा उसका क्या होगा, वो आउट हो जाएगा। जैसे हम चिड़ी उड़ खेलते हैं ना, उसी तरह से। फिर अध्यापक पक्षियों के नाम बोलते हुए पशु का नाम भी बोलेगा। आप पक्षी का परिचय जैसे कब्बू, मोर, फिर इसमें अपन तीत, बत तो डॉट डॉट करके छोड़ देंगे तो बच्चा उसको फिल करेगा। तो वह पक्षियों का परिचय करना सीख जाएगा। फिर उसके बाद में पशु का कैसे करेगा, अध्यापक शब्द के मध्य में या रिक्त स्थान के माध्यम से वो कोई पशु का नाम लिखेगा, जैसे दिन डॉट 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 र। तो इस तरह से वो आगे उस कार्य को कर सकता है। तो गतिविधि द्वारा भी बच्चा उस कार्य को कर सकता है, तो शिक्षक उस कार्य को करने में उसका सहयोग दे सकेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे पहेलियों के माध्यम से। तो पहेली के माध्यम से कैसे, जैसे 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान तो सरस, इस तरह से भी बच्चा बात कर सकेगा। इसके बाद में आएगा कक्षा कक्ष में वार्तालाप। कक्षा कक्ष में वार्तालाप किस तरह से होगा, कक्षा कक्ष में वार्तालाप में सबसे पहले जो बात की जाएगी, बातचीत का संवाद गुण होना चाहिए। ये हमने पहले बात कर ली थी। इसके बाद में